वेरी गुड मॉर्निंग दिव्या चौधरी, मयंक धाकड़, अंकित जाट, गुड मॉर्निंग बेटा। अंशु, निशु त्रिपाठी, गोविंद पटवा, टिंकू, शिवम जी, सभी प्यारे प्यारे बच्चों का तहे दिल से स्वागत है। समृद्धि वर्मा, सूरज, हाँ तबीयत में सुधार बेटा, तबीयत ठीक है, तबीयत ठीक है। राहुल, बहुत बढ़िया, शुक्रिया बेटा जी पूछने के लिए। हाँ गुड मॉर्निंग टू अरविंद, गुड मॉर्निंग मेरा बच्चा, गुड मॉर्निंग। श्री पगलू जी का दीवाना, अरे तुम ना कैसे कैसे नाम रख लेते हो। तबीयत ठीक है बेटा। और जैसा कि मैंने पहले एक बार ये बताओ, वॉइस वगैरह सब प्रॉपर है या नहीं है, क्योंकि वीडियो तो ठीक चल रही है, वीडियो तो चल रही है। एक बार तो हम सब करके बता दो वॉइस ठीक आ रही है या नहीं आ रही है, फिर हम आगे अपना टॉपिक पे बात करते हैं। और जो हमारा नुकसान हुआ है 3 दिन का, उसको हमें जल्दी से जल्दी कवर भी करना होगा, है ना। हाँ लव यू बेटा, लव यू मेरा बच्चा, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। हाँ जी हाँ जी, ठीक है, वॉइस ठीक है, ओके, थम्सअप आ रहे हैं, थम्सअप आ रहे हैं, ठीक है, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। हाँ तबीयत ठीक है, सुधार है बच्चे, और कोई दिक्कत नहीं है, सब बढ़िया है, सब आप लोगों का प्यार है, सब बढ़िया चलता रहता है। पर ये है कि सिलेबस अपन को टाइम पे करना है। अपना जो कंटेंट चल रहा है वो इतना औसम चल रहा है, उस कंटेंट से आप अभी जो मार्च में आपका पेपर हुआ है सीजीएल मेंस का, मैं बात कर रही हूँ बेटा टीयर 2 की, ठीक है। तो टीयर 2 के भी क्वेश्चन पॉलिटी के बड़े आराम से लगा पाओगे। इसी राष्ट्रपति से क्वेश्चंस बने थे। अब जैसे ही राष्ट्रपति जी उपराष्ट्रपति जी निपटते हैं, मैं क्या करूंगी, मैं आपको दोनों टॉपिक से, राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति से जो भी क्वेश्चंस अब तक आए हैं जैसे पहले देते रहे हैं, वो उठा के दे दूंगी। अभी बीच में ये फ्लो टूटा है ना हमारा, राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति से रिलेटेड क्वेश्चंस एक भी नहीं पहुंचा आपके पास, तो मैं चाहती हूँ वो क्वेश्चंस पहुंच जाएं ताकि प्रैक्टिस भी आपकी अच्छे से हो जाए। दूसरी, अपन को वही वाली बात याद रखनी है कि बेटा ज़्यादा से ज़्यादा कंटेंट समय से पूरा करना है, फिर जो समय बचे उसे रिवीजन में यूटिलाइज करना है, ठीक है ना। तो आ जाएं सभी प्यारे प्यारे बच्चे, फिर करते हैं, शुरुआत करते हैं, आ जाओ, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, जुड़ते जा ही रहे हो सभी लोग। तो हम लोग चल रहे थे प्रेसिडेंट के ऊपर, यानी राष्ट्रपति जी के ऊपर चल रहे थे। एक बार हल्का सा रिकॉल करा दूं कि हम लोगों ने बात की थी राष्ट्रपति जी की, आर्टिकल 72 की बात हुई थी कि राष्ट्रपति जी को अधिकार है क्या करने का। राष्ट्रपति जी 5 तरीके की न्यायिक शक्तियां रखते हैं, 5 प्रकार की, ठीक है। यानी कोर्ट के अलावा राष्ट्रपति साहब, प्रेसिडेंट साहब के पास भी कुछ जुडिशियल पावर्स हैं। 71 तो ये था कि भैया अगर कोई भी राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के चुनाव से संबंधित, कोई भी उनके इलेक्शन से संबंधित अगर कोई विवाद है, कोई डिस्प्यूट है, तो वो सीधे सुप्रीम कोर्ट में उसकी सुनवाई होगी, है ना, हाई कोर्ट में नहीं। कहां होगी? सुप्रीम कोर्ट में उसकी सुनवाई होगी। आर्टिकल 72 समझ रहे थे उस दिन कि क्षमा यानी पार्डन होता है, जिसमें हमने बात की थी कि इसमें प्रेसिडेंट साहब किसी भी दंड को पूरी तरीके से माफ कर देते हैं, किसी भी दंड को। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि अगर वो मृत्यु दंड को माफ कर रहे हैं टोटली, तो वो सिफारिश राष्ट्रपति जी के पास कहां से आती है? होम मिनिस्ट्री से आती है। पॉइंट टू बी नोटेड, अगर मृत्यु दंड को माफ कर रहे हैं तो सिफारिश कहां से आएगी राष्ट्रपति जी के पास? तो वो सीधे होम मिनिस्ट्री से आएगी। होम मिनिस्ट्री से अप्रूवल होगा तो राष्ट्रपति जी उस पर देखेंगे। फिर था प्रविलंबन, रिप्राइव, विलंब। किसी भी दंड को राष्ट्रपति जी अनिश्चित काल के लिए, यानी कि आप कह नहीं सकते कि किस समय तक के लिए, है ना, तो एक डेफिनेट टाइम नहीं है, इनडेफिनेट टाइम तक के लिए उसको डिले करा सकते हैं प्रेसिडेंट साहब। स्पेशली मृत्यु दंड के लिए, स्पेशली डेथ सेंटेंस के लिए ये यूज किया जाता है। विराम, रिस्पाइट, विशेष परिस्थिति में दंड को कम कर देना, गर्भवती महिला की सजा कम कर दी। विशेष परिस्थिति थी, किसी को लकवा हो गया तो विशेष परिस्थिति थी, सजा कम कर देना। फिर बताया था परिहार, रेमिशन समझाया था कि दंड के रूप को बदले बगैर सजा को कम करना, यानी 10 साल की सजा को, कठोर कारावास को 5 साल कर देना, लेकिन वो कठोर कारावास ही रहेगा। और लास्ट में आता है लघुकरण, जिसे इंग्लिश में बोलते हैं कम्यूटेशन। इसमें दंड का रूप ही बदल दिया जाता है, तब सजा कम होती है। तो ये दोनों में अंतर याद रखना, दोनों में अंतर याद रखना। परिहार में एक सिंपल बात होती है, जो भी सजा चल रही थी वो सजा कम होगी, उसकी अवधि कम होगी, उसकी ड्यूरेशन कम होगी, लेकिन सजा का तरीका वही रहेगा। और लघुकरण, कम्यूटेशन की बात करेंगे तो सजा का तरीका बदल दिया जाएगा, ठीक है। फिर उसके बाद मैंने आपसे कहा था 73 से आपका कोई लेना देना नहीं है, 73 से कोई क्वेश्चन नहीं बनता, बिल्कुल परेशान मत होना, क्योंकि 73 ये बताता है मंत्रिपरिषद को जो अतिरिक्त कार्य करने होते हैं, तो इस पे बात नहीं करनी। 74 क्या कहता है? 74 एक इंपॉर्टेंट बात कहता है,
आर्टिकल 53 के टोटली अगेंस्ट बात कहता है। ये कहता है कि राष्ट्रपति जी तो सुई भी नहीं हिला सकते हैं, जो काम करेंगे वो किसकी सलाह पर करेंगे? प्राइम मिनिस्टर और उसकी काउंसिल की सलाह पर करेंगे। जो काम करेंगे वो प्राइम मिनिस्टर और उसकी मंत्री परिषद की सलाह पर ही करेंगे। ठीक, फिर मैंने एक कहानी सुनाई थी गुड्डा, याद होगी। कहानी मैंने बताई थी, इंदिरा गांधी जी बहुत खतरनाक लेडी थी इस मामले में। उन्होंने सबसे पहले 42वां संशोधन किया, ये ऐड भी करवाया था, मैंने आपको बोला था कि इसको ऐड करना सोना जी यहां पर। 42वां संशोधन किया था, और वो 42वां संशोधन जो हुआ था वो 1976 में हुआ था, जिसमें उन्होंने कहा था कि माननी ही माननी है। राष्ट्रपति क्या मानेगा? राष्ट्रपति सुझाव मानेगा ही मानेगा। सुझाव मानेगा मतलब किसका सुझाव मानेगा बेटा? बोले भैया जी ये राष्ट्रपति जी सुझाव मानेंगे, जो प्राइम मिनिस्टर उसकी मंत्रिपरिषद ने भेज दिया उसको मानना ही मानना है। लोगों ने कहा यार ये तो राष्ट्रपति जी की पूरी पावर की बैंड बजा दिया आपने, मानना ही मानना है, ये कैसे चलेगा यार? ये तो वो वाली बात हो गई कि हैं घर में पिताजी, मतलब पापा मान रहे हैं, हम उन्हें हेड ऑफ द फैमिली मान रहे हैं घर के अंदर, और फिर ये कह रहे हैं कि नहीं पापा तुम मानोगे, चलेगी तुम्हारे, हमारी चलेगी। ठीक है, अरे यार जब वो हेड ऑफ फैमिली हैं तो कम से कम उनकी सजेशंस को तो सुनो। तो फिर एक बार फिर से इसमें चेंज किया गया, 44th नंबर का संशोधन किया गया, 44th नंबर का आपका कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर चेंज किया गया, अमेंडमेंट किया गया, 1978 में हुआ। उसमें कहा कि वो एक बार वापस लौटा सकते हैं। क्या कर सकते हैं राष्ट्रपति जी? एक बार वापस लौटा सकते हैं, लेकिन अगर सेकंड टाइम में भी वो वापस वही सलाह आ जाए, वही प्रस्ताव आ जाए, तो फिर राष्ट्रपति भैया को, फिर प्रेसिडेंट साहब को उसको मानना होगा, ये कंपलसरी हो जाता है। मेरी बात समझ गए ना? तो 44th अमेंडमेंट 1978 का क्या कहता है? इफ एनी प्रपोजल गिवन बाय प्राइम मिनिस्टर एंड इट्स काउंसिल इज बीन सेंड टू द प्रेसिडेंट वंस अगेन, है ना, सेकंड टाइम भी भेजा जाता है, देन द प्रेसिडेंट हैज टू एक्सेप्ट दैट, उसको करना ही करना पड़ेगा। ठीक है ना? तो इसका मतलब प्रेसिडेंट, आपसे क्वेश्चन मैं पूछूं, प्रेसिडेंट प्रधानमंत्री और मंत्री परिषद की सलाह को कितनी बार दोबारा से रिव्यू करने के लिए कह सकता है कि आप एक बार अपनी सलाह पर दोबारा से पुनर्विचार कीजिए? सिर्फ एक बार। अगर दूसरी बार में वही सलाह आती है तो फिर प्रेसिडेंट भैया को उसको मानना पड़ेगा। कौन सा आर्टिकल? आर्टिकल 74। फिर हम बात कर रहे थे आर्टिकल 75 की। आर्टिकल 75 क्या कहता है गुड्डा? आर्टिकल 75 बहुत सही बात कहता है कि प्रधानमंत्री का अपॉइंटमेंट कौन करता है? प्राइम मिनिस्टर का अपॉइंटमेंट राष्ट्रपति जी करते हैं। प्राइम मिनिस्टर का अपॉइंटमेंट राष्ट्रपति जी, जाहिर सी बात है। प्राइम मिनिस्टर कौन होता है? लोकसभा में बहुमत दल का नेता, यानी प्राइम मिनिस्टर हमेशा लीडर ऑफ द मेजॉरिटी पार्टी इन द लोकसभा होता है। होता है क्या? मैंने यही छोड़ा था, यहीं से समझाती हूं, बहुत ध्यान से सुनना। अब क्या है, मैंने पहले भी बताया था, एक पार्टी ए है, एक पार्टी बी है, और फिर टटपुंजिया पार्टी भी है। पार्टी ए लोकसभा में आपको पता है 545 सीट्स हैं। ठीक है, तो पार्टी ए को मिली 260। कितनी मिली? 260 मिली। 260 भी 50% तो है नहीं, क्योंकि 545 का आधा कितना होगा? 545 का आधा कितना होगा भैया? 500 का आधा 250, और 40 का आधा और कर दो 270, फिर उसके बाद 5 को भी आधा आधा करो, 272, 73 सीटें चाहिए होंगी। 273 सीटें प्लस में चाहिए होंगी, इतनी सीटें चाहिए होंगी, नहीं मिली किसी को। बी को मिली कितनी? बी को मिली 240 सीट्स, इसको इतनी मिली, इसको इतनी मिली। ठीक है, अब किसी को मेजॉरिटी स्पष्ट रूप से नहीं मिल रही है, तो ऐसे में दोबारा से इलेक्शन नहीं करवाए जाएंगे। देश में बहुत पैसा लगता है इलेक्शन का, तो ऐसे में क्या होगा? ऐसे में राष्ट्रपति जी पूछवाएंगे, हाँ भाई बताओ कौन सरकार बनाना चाह रहा है, कौन मेजॉरिटी साबित कर सकता है? कितने की मेजॉरिटी? 273 प्लस की मेजॉरिटी चाहिए। 273 प्लस की मेजॉरिटी चाहिए, इतना तो चाहिए ही चाहिए। तो फिर ऐसे में राष्ट्रपति जी नंबर 1 पे जो पॉलिटिकल पार्टी है, पहले उसको बुलाएंगे, भैया तुम मेजॉरिटी साबित कर सकते हो तो तुम करो। अब उसको समय दिया जाएगा कि वो मेजॉरिटी साबित करे। जब उसको देखा, उसने बाकियों से कुछ इसके एमएलए एमपी तोड़े कि भाई हमारे में आ जाओ, कुछ जो अलग अलग पॉलिटिकल पार्टीज से थे
या कुछ जो निर्दलीय खड़े होते हैं, निर्दलीय देखा है ना, किसी भी पॉलिटिकल पार्टी से नहीं खड़े होते, निर्दलीय खड़े होते हैं, है ना, किसी भी दल से बिलोंग नहीं करते हैं वो, तो उनको अपनी तरफ किया कि भैया पहुंच जाए, 13 ही तो सीटें चाहिए। अगर पहुंच जाता है तो फिर प्रेसिडेंट साहब किसको अपॉइंट कर देंगे, पॉलिटिकल पार्टी ए का नाम जो भी हो, बीजेपी मान लो या कांग्रेस मान लो, जो भी है, उसके जिस मेंबर को बाकी सभी लोग सपोर्ट कर रहे होंगे उसे बना देंगे प्राइम मिनिस्टर। लेकिन अगर ए भी फेल रहा तो फिर बी को कहा जाएगा, क्योंकि बी के पास सेकंड नंबर पे 240 सीट है, मेजॉरिटी है। बी को कहने के बाद भी बी से भी काम नहीं बना, तो फिर राष्ट्रपति जी अपनी बुद्धि से क्या करेंगे, इन दोनों में से किसी भी पॉलिटिकल पार्टी से किसी एक कैंडिडेट को क्या बना देंगे, प्राइम मिनिस्टर बना देंगे, और कहेंगे कि भाई तुम्हें 6 महीने का समय मिलता है, कितने दिन का, 6 मंथ्स का टाइम देता हूं, तुम क्या साबित कर दो, मेजॉरिटी साबित कर दो। ये पावर किसके पास है, प्रेसिडेंट के पास है, और इसे बोलते हैं प्रेसिडेंट साहब की अपनी विवेकपूर्ण शक्ति। कैसी, हमें लगता है ना सारा झुंझुना किसके कहने पे हिला रहे हैं प्रेसिडेंट साहब, प्राइम मिनिस्टर और उसकी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। आर्टिकल 74 तो यही कहता है, आर्टिकल 74 तो बेइज्जती सी ही कर देता है एक तरीके से प्रेसिडेंट साहब की। लेकिन यहां राष्ट्रपति जी की स्वविवेक शक्ति, यानी राष्ट्रपति जी की सेल्फ डिसीजन मेकिंग पावर शो होती है। कहां शो होती है, आर्टिकल 75 में ही शो हो जाती है कि इफ any political party hasn't get the majority, then it is the right of the president to choose anyone as the prime minister and give him the opportunity to prove the majority in Lok Sabha within 6 months। यहां पर राष्ट्रपति साहब का स्वविवेक जागता है, स्वविवेक की शक्ति है कि वो किसी भी ऐसे व्यक्ति को राष्ट्रपति प्राइम मिनिस्टर बना सकते हैं जो 6 महीने के अंदर अंदर यहां सदन में बहुमत को साबित करेगा। मेरी बात समझ गए, मेरी बात समझ गए, ये बात है। अब जब आर्टिकल 75 नियुक्ति के बारे में वह कहता है कि प्रेसिडेंट साहब किसको अपॉइंट करते हैं, ठीक है ना, हाँ बेटा यूपी बॉय, राष्ट्रपति मृत्युदंड मंत्री परिषद की नहीं, होम मिनिस्ट्री की सलाह पर करता है। क्यों, सारे लोग नहीं आते हैं, सिंपली बात है, गृह मंत्रालय, होम मिनिस्ट्री तो है, तो वो भी कैबिनेट का ही हिस्सा ना, तो गृह मंत्रालय से सिफारिश आती है, चिट्ठी आती है, तब होता है काम। अब मेरी बात समझो, अच्छे तरीके से समझो। अब प्राइम मिनिस्टर साहब को अपॉइंट कर दिया प्रेसिडेंट साहब ने। अब प्राइम मिनिस्टर साहब से प्रेसिडेंट साहब कहते हैं आर्टिकल 75 में, भाई तू अकेला तो काम नहीं करेगा, तेरे साथ में तुझे टीम चाहिए, तो तेरा मंत्री परिषद, तेरा काउंसिल बता किसको कौन सी पोस्ट देनी है। तो फिर वो बताते हैं कि मोटा भाई अमित शाह को मुझे होम मिनिस्टर बनाना है। फिर वो बताते हैं नितिन गडकरी जी को मेरे को है ना सड़क और परिवहन मंत्रालय देना है, रोड्स एंड ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट देना है, कि फिर मुझे स्मृति ईरानी जी को ये देना है, फिर मुझे एस जयशंकर साहब को विदेश मंत्री बनाना है, राजनाथ साहब को मुझे डिफेंस मिनिस्ट्री देनी है। तो वो सारे के सारे लिस्ट दे देते हैं अपनी। तो प्रेसिडेंट साहब उनको भी ओथ दिलवा देते हैं कि मैं प्रेसिडेंट साहब के सामने ये ओथ लेता हूं कि मैं ये इस पद को, इस पोस्ट को अच्छे तरीके से क्या करूंगा, निर्वहन करूंगा, इस पोस्ट पे अच्छे तरीके से काम करूंगा, आई विल फॉलो अप माई ऑल द ड्यूटीज विद द रिस्पॉन्सिबिलिटी। तो ये इसीलिए कहा जाता है आर्टिकल 75 ये कहता है कि प्रेसिडेंट साहब विल अपॉइंट द प्राइम मिनिस्टर एज वेल एज इट्स काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। प्रेसिडेंट साहब ही किसकी नियुक्ति करेंगे, प्रधानमंत्री जी की नियुक्ति करेंगे, और साथ ही साथ उसके साथ में जो मंत्री परिषद होगा, जिसे प्रधानमंत्री कहेगा कि ये मेरा मंत्री परिषद है, ये मेरे साथ काम करेंगे, उनकी भी नियुक्ति करते हैं। आ रही है बात समझ में, ये बात मेरी समझ में आए। हाँ, अब एक बात ध्यान से समझना, एक बात ध्यान से समझना, यही 2 से 3 बातें बता रही हूं। पहली चीज तो मैंने बताया ना आपको, प्राइम मिनिस्टर कौन होता है, तो वो आपको पता पड़ गया, लोकसभा में बहुमत दल का नेता। तो क्या कोई प्राइम मिनिस्टर बन सकता है जो लोकसभा में चुनाव न जीता हो? हां, जब हम प्राइम मिनिस्टर पढ़ रहे होंगे तो ये बताऊंगी। इंदिरा गांधी जी पहली बार प्राइम मिनिस्टर जब बनी थी तो राज्यसभा की सदस्य थी, लोकसभा की सदस्य नहीं थी। ये बात याद रखनी है। इंदिरा गांधी जी को उस समय पे गूंगी गुड़िया बोलते थे, अंडरलाइन, मम डॉल, गूंगी गुड़िया, मुंह में जबान नहीं है, ऐसा कहते थे, मजाक उड़ाया जाता था उनका। लोकसभा का चुनाव हार गई थी, लेकिन फिर भी प्राइम मिनिस्टर बनती हैं, किधर से, राज्यसभा से एंट्री करके। आ रही बात समझ में
क्योंकि प्राइम मिनिस्टर कौन है, ये प्राइम मिनिस्टर जब पढ़ रहे होंगे तभी बताऊंगी कि प्राइम मिनिस्टर कौन है। प्राइम मिनिस्टर कुछ नहीं होता, वो भी एक सिंपल मंत्री है, ठीक है, वो भी एक सिंपल मिनिस्टर ही है, बस मिनिस्टर्स में मेन है, फर्स्ट अमंग ऑल द मिनिस्टर्स, बाकियों के बीच में फर्स्ट है, इसीलिए प्राइम मिनिस्टर बोलते हैं। अब सुनो, अब यहां पे एक बात और दूसरी समझनी है आपको, बनना है, चलो ये तो प्रधानमंत्री और मंत्रिपरिषद पढ़ाऊंगी तभी पढ़ाऊंगी ना, यहां नहीं पढ़ रहे, यहां मत पढ़ो इस बात को, यहां तो सिर्फ समझ लो कि कौन अपॉइंट करता है, ठीक है, सिर्फ इतना ही रखो, यहां दिक्कत में आ जाओगे। आ जाओ बेटा, 78 क्या कहता है, आर्टिकल 78 ये कहता है कि प्राइम मिनिस्टर जो है उसका काम है कि वो शासन प्रशासन से संबंधित जानकारी राष्ट्रपति जी को उपलब्ध कराएगा। यानी प्राइम मिनिस्टर से ये एक्सपेक्ट किया जाता है दैट द प्राइम मिनिस्टर विल प्रोवाइड ऑल द इंफॉर्मेशन रिलेटेड टू द गवर्नमेंट एंड द एडमिनिस्ट्रेशन टू द प्रेसिडेंट। प्राइम मिनिस्टर साहब का काम है कि समय समय पर राष्ट्रपति जी को बताए क्या चल रहा है, गवर्नमेंट क्या कर रही है, एडमिनिस्ट्रेशन क्या कर रहा है, शासन प्रशासन क्या काम कर रहा है। मेरी बात समझ रही हो, मेरी बात समझ रहे हो बेटा? हाँ ठीक है, मेरी बात समझ रहे हो? हाँ, इस बात को बहुत अच्छे तरीके से समझना है। मैं बताऊंगी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर को कैसे हटाते हैं, वो जब हम प्राइम मिनिस्टर वाला संसद वाला टॉपिक पढ़ रहे होंगे तब पढ़ेंगे, अभी सिर्फ इतना कि अपॉइंटमेंट से रिलेटेड। तो 78 क्या कहता है कि प्राइम मिनिस्टर को ये उसको करना ही करना है, प्राइम मिनिस्टर का काम है कि उसको राष्ट्रपति जी को, प्रेसिडेंट साहब को इन्फॉर्म करना है कि क्या चल रहा है। ठीक है साहब? अच्छा, अब आ जाओ सीधे आर्टिकल 85। हम क्योंकि प्रेसिडेंट की बात कर रहे हैं तो प्रेसिडेंट साहब से रिलेटेड आर्टिकल्स को ही देखेंगे, प्रेसिडेंट साहब की पावर्स वाले आर्टिकल्स को देखेंगे, इसीलिए बीच बीच में आर्टिकल अगर गायब लगे डरना नहीं है। आर्टिकल 85 बहुत इंपॉर्टेंट है। 74 समझ में आया, 75 समझ में आया, 78 समझ में आया। 78 क्या कहता है? आर्टिकल 78 कहता है प्राइम मिनिस्टर को ये सलाह दी जाती है कि वो समय समय पर इन्फॉर्म करें किसको? प्रेसिडेंट साहब को, क्योंकि प्रेसिडेंट साहब हेड हैं। अब आर्टिकल 85 क्या कहता है कि प्रेसिडेंट साहब का एक और काम है, राष्ट्रपति जी के काम क्या है कि वो लोकसभा को डिसॉल्व कर देते हैं, लोकसभा को डिसॉल्व भी करते हैं और साथ ही साथ लोकसभा का सत्रावसान, बहुत इंपॉर्टेंट है, शब्द अलग अलग हैं, प्रोरोगेशन, सत्र की समाप्ति की घोषणा। मेरी बात ध्यान से समझना, सत्रावसान यानी सत्र की समाप्ति की घोषणा, प्रोरोगेशन, सेशन एंड हो रहा है इसकी घोषणा करना। आर्टिकल 85, प्रेसिडेंट साहब ही प्रोरोगेशन, सत्र की समाप्ति की घोषणा करेंगे। अब मैं बताती हूं क्या होता है। और साथ ही साथ लोकसभा डिसॉल्व हो रही है, लोकसभा भंग हो रही है यानी खत्म हो रही है, इसकी भी घोषणा करेंगे। दोनों में अंतर समझना बेटा। देखो, सेशन या सत्र, 3 सत्र होते हैं। सत्र का मतलब है, सेशन का मतलब है मीटिंग। क्या मतलब है गुड्डा? मीटिंग, यानी साल में ये 3 बार की मीटिंग डिसाइडेड है कि 3 बार ये सत्र होंगे। 3 बार नहीं होंगे तो कम से कम 6 महीने से ज्यादा का गैप नहीं होना चाहिए, यानी साल में 2 सेशन जरूर होने चाहिए। सेशन का मतलब मीटिंग, मीटिंग का मतलब पार्लियामेंट के अंदर जो एमपीज हैं, लोकसभा और राज्यसभा के सदस्य हैं, वो बैठकर देश के लिए कानून बनाएं, डिस्कशन करें टॉपिक्स पे। इसे कहा जाता है सत्र, इसे कहा जाता है मीटिंग। तो 3 तरीके की मीटिंग, 3 समय पर मीटिंग डिसाइड की जाती हैं। जैसे एक होता है बजट सत्र, नाम से ही क्लियर है, बजट सेशन। तो बजट सेशन में बजट के ऊपर बात की जाएगी, बजट पेश किया जाएगा, उस पर चर्चा चलेगी। ठीक है, तो ये कब से शुरू होता है? 1 फरवरी से और तकरीबन अप्रैल तक जाता है बजट सेशन। फिर आता है मानसून। भारत के अंदर मानसून कब आता है बेटा? तो जून जुलाई में आता है। तो जून से लेकर सितंबर तक मानसून सेशन चलता है। फिर आता है विंटर सेशन, शीत सत्र। विंटर सेशन नवंबर से दिसंबर भी चलता है, जनवरी भी चलता है। ठीक है, नवंबर से दिसंबर भी चलता है, जनवरी भी चलता है। ये बात याद रखना, सेशन यानी हो गई मीटिंग। और साल में, एक साल में कितना? कम से कम 2 सेशन होने चाहिए, कम से कम 2 बार संसद बैठे,
कम से कम कितने, 2 सेशन होने चाहिए। क्योंकि क्या कहा जाता है, सेशन होने चाहिए, क्योंकि क्या कहा जाता है कि 2 सेशन के बीच का डिफरेंस 6 महीने से ज्यादा का नहीं हो। इसको समझो, इसको समझो। आप और मैं पहली डेट पे, 1 फरवरी पे मिले, सारे एमपीज, लोकसभा के, राज्यसभा की संसद चली, 1 फरवरी को पहला दिन था, बैठे, बजट सत्र चल रहा है। और यही सत्र खत्म कब हुआ, ये खत्म होता है अप्रैल में। तो पहले दिन से लास्ट दिन के बीच के डिफरेंस को आप सेशन कहते हो। इस अवधि को, इस अवधि को, इस ड्यूरेशन को आप क्या कहते हो, इस अवधि को, इस ड्यूरेशन को आप क्या कहते हो, सेशन कहते हो। इस ड्यूरेशन को आप क्या कहते हो, सेशन कहते हो। फिर से समझो, जैसे चल रहा है बजट सत्र, बजट सत्र चल रहा है, और बजट सत्र की पहली बैठक, फर्स्ट मीटिंग कब हुई, तो याद रखेंगे फर्स्ट मीटिंग हुई 1 फरवरी को, ठीक है। और इसी बजट सेशन की लास्ट मीटिंग कब हुई, तो हमने डाला कि भैया अप्रैल को हुई, तो ये हुई थी लास्ट मीटिंग। अब फर्स्ट मीटिंग और लास्ट मीटिंग के बीच के अंतर को क्या कहते हो, इस अंतर को क्या कहते हो, इस अंतर को तुम कहते हो बेटा जी सेशन। इस पूरे टाइम में इसको क्या कहा जाएगा, सेशन कहा जाएगा, सत्र कहा जाएगा। पहले तो सत्र समझ पाए, सत्र समझ पाए क्या होता है, सेशन समझ पाए क्या होता है, कि पहली मीटिंग से लास्ट मीटिंग के बीच की ड्यूरेशन को आप क्या कहते हो, सेशन कहते हो। अब आर्टिकल 85 क्या कहता है, इस बात को ध्यान से समझ लीजिए। आर्टिकल 85 ये कहता है कि भैया जी देखो, लोकसभा को डिसॉल्व करना, भंग करना। अब देखो डिसॉल्व क्या होता है, डिसॉल्व, ठीक है। लोकसभा को डिसॉल्व कौन करेंगे, प्रेसिडेंट साहब करेंगे। डिसॉल्व का मतलब क्या, घोल देंगे पानी में। भंग करना क्या, ये लोकसभा जो चल रही है, जैसे अभी प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी हैं और उनकी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर है, ये लोकसभा अगर ढंग से काम नहीं कर रही है, ये लोकसभा अगर जो आपके जो नियम नीति कानून है कॉन्स्टिट्यूशन के, उनके अकॉर्डिंग काम नहीं कर रही है, तो फिर क्या होगा, इसे कर दिया जाएगा, इस लोकसभा को प्रेसिडेंट साहब क्या कर देंगे, डिसॉल्व कर देंगे, भंग कर देंगे। इस लोकसभा को क्या कर देंगे, भंग कर देंगे, क्योंकि ये किसके हिसाब से काम नहीं कर रही थी, कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से काम नहीं कर रही थी। और सबसे बड़ी बात है कि लोकसभा भंग ऐसे कभी नहीं होती हैं, उसके पीछे एक बहुत बड़ी कॉन्स्पिरेसी होती है, साजिश होती है, ठीक है। तो लोकसभा भंग होना, यानी आपको सिर्फ दिमाग में इतना रखना है, अगर कोई लोकसभा डिसॉल्व होती है तो इसका मतलब दोबारा से चुनाव होंगे, इसका मतलब दोबारा से चुनाव होंगे। अब ये वाली लोकसभा, ये वाला जो सेशन है, ये काम नहीं करेगा। अब लोकसभा के चुनाव दोबारा कराने पड़ेंगे। लोकसभा भंग होना इसे कहा जाता है, लोकसभा डिसॉल्व होना इसे कहा जाता है। और लोकसभा और राज्यसभा में केवल लोकसभा भंग होती है, राज्यसभा कभी नहीं होती। और जब लोकसभा भंग होती है, लोकसभा डिसॉल्व होती है, तो ये काम भी प्राइम मिनिस्टर और उसकी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर की सलाह पर ही कौन करते हैं, प्रेसिडेंट। आर्टिकल 74 हमेशा याद रखना, प्रेसिडेंट साहब मोस्टली जो भी काम करते हैं वो किसके कहने पे करते हैं, प्राइम मिनिस्टर और उसकी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर की सलाह पर। स्वविवेक यानी कि खुद का अपना इंटेलिजेंस आर्टिकल 75 में ही यूज करते दिखाई देते हैं प्रेसिडेंट साहब, जब वो प्राइम मिनिस्टर और उसकी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर को अपॉइंट करते हैं। मेरी बात ध्यान से समझ पा रहे हो। और जब भी लोकसभा भंग होगी, सिर्फ इतना समझना है, इससे ज्यादा कभी कुछ नहीं पूछा जाएगा आपसे, टेक्निकलिटीज में मत पड़ना। जब भी लोकसभा डिसॉल्व होगी, इसका मतलब लोकसभा बिल्कुल टोटली फिनिश, नए इलेक्शन होंगे, लोकसभा के सभी मेंबर दोबारा चुन के आएंगे, ठीक है। इसे बोलते हैं लोकसभा भंग होना। अब सत्रावसान क्या है, सत्रावसान क्या है, प्रोरोगेशन क्या है, दोनों में बड़ा अंतर है। प्रोरोगेशन, अब देखो बेटा जी, ये एक सेशन की लास्ट मीटिंग थी, इस सेशन की लास्ट मीटिंग थी। अब ये वाली बात की घोषणा करना, इस बात को अनाउंस करना कि ये सेशन खत्म हो गया, घोषणा करना
कि बजट सत्र समाप्त हो गया, बजट सत्र समाप्त हो गया है, समाप्त हो गया है, समाप्त हो गया है, इस बात को अनाउंस करना। इस बात का अनाउंसमेंट कौन करेगा बेटा? इस बात का अनाउंसमेंट प्रेसिडेंट साहब करेंगे। इसे बोलते हैं प्रोरोगेशन, सत्रावसान। बोलो कोई दिक्कत? ठीक है, ठीक है, ठीक। मैं सब बताऊंगी, यहां मत पढ़ो। जब हम लोकसभा और राज्यसभा पढ़ रहे होंगे तो वहीं पढ़ेंगे हम कि अब तक लोकसभा कितनी बार भंग हुई है और कितनी बार देश के अंदर अविश्वास प्रस्ताव आया जिसके चलते लोकसभा भंग करनी पड़ी। वो तभी बताऊंगी, अभी यहां इस चक्कर में पढ़ना ही नहीं है। यहां किस चीज में पढ़ना है? इस टेक्निकल डिफरेंस में सत्र क्या होता है, सेशन क्या होता है, कि ये पूरी मीटिंग का टेन्योर जो है इसे सेशन कहा जाएगा, सत्र कहा जाएगा। फिर बात सत्रावसान, प्रोरोगेशन क्या होता है कि जिस दिन जो लास्ट मीटिंग होती है उसकी घोषणा करना। प्रेसिडेंट साहब कहते हैं कि ये वाली मीटिंग, ये वाला जो सेशन है वो खत्म हो रहा है, केवल सेशन समाप्त हो रहा है। और एक चीज, लोकसभा भंग करना, लोकसभा को पूरी तरीके से खत्म कर दिया जाएगा, दोबारा चुनाव होंगे, ये घोषणा भी राष्ट्रपति जी करते हैं। अभी सिर्फ इतना, अभी सिर्फ इतना समझना है। इतना अंतर समझ में आया? अब समझो, जिस समय पर लोकसभा राज्यसभा की बैठक चल रही हो उस ड्यूरेशन को आप क्या कहते हो? सत्र कहते हो। बता दिया, वो मैंने आपको समझा दिया। आ जाओ, 85 समझ में आ गया। 86 समझो। 86 क्या है कि दोनों सदन यानी कि दोनों हाउसेज में भाषण देने और संदेश भेजने का किसको अधिकार है? राष्ट्रपति जी को अधिकार है। ठीक है, किसको अधिकार है? राष्ट्रपति जी को अधिकार है। दोनों सदनों में भाषण देने का अधिकार किसको है? प्रेसिडेंट साहब को है। दोनों हाउसेज में, लोकसभा और राज्यसभा में क्या देते हैं? वो भाषण देते हैं, अनाउंसमेंट करते हैं, स्पीच देते हैं। ये अधिकार किसके पास है? प्रेसिडेंट साहब के पास है। कौन सा आर्टिकल? आर्टिकल 86। 85 क्या कहता है? लोकसभा को खत्म कर सकते हैं, और कोई भी सत्र, सेशन जब खत्म होता है तो उसकी घोषणा भी कौन करते हैं? राष्ट्रपति जी करते हैं। आर्टिकल 87, राष्ट्रपति जी का विशेष स्पेशल एड्रेस होता है, अभिभाषण होता है। कब होता है राष्ट्रपति जी का विशेष अभिभाषण? ये बात याद रखना, जब नई लोकसभा चुनकर आए, जब नई लोकसभा चुनकर आए। ठीक है, जब पहली बार उसकी मीटिंग होगी, नई लोकसभा चुनकर आई, नए इलेक्शन हुए लोकसभा के और ये लोकसभा चुनकर आई, तो पहला अभिभाषण, स्पेशल एड्रेस किसका होगा? राष्ट्रपति जी का होगा। हर साल, हर नए साल में, हर नए वर्ष में राष्ट्रपति जी का अभिभाषण होता है। ठीक है, जब भी जॉइंट सेशन होता है तब भी राष्ट्रपति जी का विशेष अभिभाषण होता है। आर्टिकल 86 कहता है राष्ट्रपति जी स्पेशल रूप से एड्रेस करते हैं। कब करते हैं? जब नए इलेक्शन हुए हैं लोकसभा के और नई लोकसभा चुनकर आई है तो राष्ट्रपति जी का सेशन होगा। हर साल, हर नए साल में राष्ट्रपति जी का सेशन होता है कि इस सरकार ने ये किया और आगे अगली साल में ये करने की इसकी प्लानिंग है, वो विशेष अभिभाषण बोलते हैं। और जॉइंट सेशन होता है, और कब? जब जॉइंट सेशन हो। जॉइंट सेशन यानी जब लोकसभा और राज्यसभा दोनों के बीच में किसी बात पे लड़ाई हो जाए और तब राष्ट्रपति जी वहां देखें कि इस मीटिंग को बुलाएं कि दोनों मिलके मेरे दोनों बच्चे आपस में लड़ाई करना बंद करें। तो ये बात याद रखनी है। अब याद रखना, संयुक्त अधिवेशन, संयुक्त अधिवेशन इसे बुलाता कौन है? संयुक्त अधिवेशन का आवाहन, घोषणा या बुलाना, ये बुलाने का काम कौन करते हैं? ये बुलाने का काम, जॉइंट सेशन को बुलाने का काम करते हैं राष्ट्रपति जी। कौन? प्रेसिडेंट साहब। संयुक्त सेशन मैंने आपको बताया हमने कहां से लिया है, कहां से लिया है? ऑस्ट्रेलिया से लिया है। कहां से लिया है? साथ के साथ बोलेंगे, ऑस्ट्रेलिया से लिया है। कहां से लिया है? ऑस्ट्रेलिया। जॉइंट सेशन क्या है? लोकसभा और राज्यसभा की कंबाइंड मीटिंग होती है। कौन से आर्टिकल में है? आर्टिकल 108। बहुत बार पूछा जाता है ये आर्टिकल, दिमाग में बिठा लेना।
लोकसभा और राज्यसभा में किसी बात को लेके डेडलॉक आ गया। डेडलॉक क्या आया? लोकसभा ने किसी प्रपोजल को पास किया, किसी बिल को पास किया, राज्यसभा के पास उसको पास होने के लिए भेजा। राज्यसभा ने मना कर दिया, बोले नहीं इसमें चेंजेस करो। उन्होंने उसमें अपने चेंजेस सुझाते हुए लोकसभा के पास वापस भेज दिया। लोकसभा ने उन चेंजेस को नहीं करा, लोकसभा अड़ गई। उनने कहा नहीं हम नहीं मानते। अब राज्यसभा के पास दोबारा भेजा, राज्यसभा कह रही है हमारे बताए हुए चेंजेस नहीं करे, हम इस पे साइन करके इसको अप्रूवल नहीं देते। अब लड़ाई हो रही है, बिल पास नहीं हो रहा है, लॉ कैसे बनेगा? तो ऐसे में पापा कौन है? पापा है प्रेसिडेंट। तो वो घोषणा करते हैं, आवाहन करते हैं कि दोनों सेशन के सभी सदस्यों को ज्वाइंटली बुलाया जाए। ज्वाइंट सेशन, संयुक्त अधिवेशन कहा जाता है इसे 108 में। आर्टिकल 108 कहता है कि ज्वाइंट सेशन का बुलावा, आवाहन, घोषणा कौन करेंगे? प्रेसिडेंट साहब। और प्रेसिडेंट साहब घोषणा करेंगे और फिर सारे लोकसभा और राज्यसभा के मेंबर वहां बैठेंगे उस दिन। अब उस बैठक को, उस मीटिंग को कौन होल्ड करेगा, उसको प्रिसाइड कौन करेगा, उसका संचालन कौन करेगा? तो वेरी इंपॉर्टेंट, लोकसभा का स्पीकर इस मीटिंग का संचालन करेगा। कौन करेगा? लोकसभा का स्पीकर। ठीक है, यह प्रश्न भी बहुत बार पूछा जाता है कि ज्वाइंट सेशन को कॉल कौन करता है, बुलाता कौन है? तो वो प्रेसिडेंट बुलाएंगे, क्योंकि दोनों बच्चे लड़ रहे हैं तो दोनों बच्चों को पापा बुलाते हैं। ठीक है, बैठक का संचालन कौन करता है? बैठक का संचालन यानी वो जो मीटिंग होगी, ज्वाइंट सेशन जो होगा, उसमें उस मीटिंग को प्रिसाइड कौन करेगा? तो उस पूरी मीटिंग को प्रिसाइड करने का, सारा काम देखने का काम है लोकसभा स्पीकर का। दोनों में अंतर है। ठीक है, अब ऐसी सिचुएशन में जब ज्वाइंट सेशन बुलाया गया है तो आप खुद देखो कि लोकसभा के कितने मेंबर? 545। राज्यसभा के कितने मेंबर बेटा जी? तो 245 के करीब। अब आप बताओ, जो चीज लोकसभा से ऑलरेडी पास हो चुकी है, जो चीज लोकसभा से ऑलरेडी पास हो चुकी है, तो वो राज्यसभा वाले क्या इसको रोक पाएंगे? तो राज्यसभा उसको रोक ही नहीं पाती है, क्योंकि मेंबर्स किसके ज्यादा हैं? लोकसभा के ज्यादा हैं। तो जब जितनी भी बार ज्वाइंट सेशन हुआ है, वो लोकसभा हमेशा उस ज्वाइंट सेशन में जीत गई है। तो फिर बात आती है, राज्यसभा जब ये बात जानती है तो राज्यसभा के मेंबर ये बेहूदी हरकतें करते क्यों हैं? तो वो इसलिए करते हैं कि लोकसभा में सपोज करो बीजेपी की पॉलिटिकल पार्टी का मेजॉरिटी है, लेकिन राज्यसभा में कांग्रेस की मेजॉरिटी है, तो ऐसे में जानबूझ के उस बिल को लटकाना और परेशान करने के लिए किया जाता है। आज तक इंडिया में 3 बार, पार्लियामेंट में कितनी बार? 3 बार। आज तक 3 बार ज्वाइंट सेशन बुलाया गया। सबसे पहली बार, वेरी इंपॉर्टेंट, 1961 में बुलाया गया। एक बिल था दहेज प्रथा को खत्म करने के लिए, तब राज्यसभा ने जानबूझ के उस बिल को रोका था। ठीक है, तो 1961 में दहेज यानी डॉरी प्रोहिबिशन बिल के लिए था। 1978 में बैंकिंग से रिलेटेड एक बिल था जिसे राज्यसभा रोक रही थी, फिर ज्वाइंट सेशन बुलाया गया। और 2002 में प्रिवेंशन ऑफ टेररिज्म एक्ट यानी आतंकवाद निरोध अधिनियम के लिए क्या करा गया? ज्वाइंट सेशन बुलाया गया। तो आपसे पूछा जाए अब तक कितनी बार ज्वाइंट सेशन कॉल किया गया? 3 बार। 3 बार कौन कौन से मुद्दों पर? तो बताना है। सबसे पहली बार 1961 डॉरी प्रोहिबिशन एक्ट, दहेज प्रथा निषेध के लिए बिल था, उस पर। 1978 बैंकिंग से रिलेटेड, 2002 में पोटा प्रिवेंशन ऑफ टेररिज्म एक्ट से रिलेटेड मुद्दे के लिए किया गया था। ठीक है, हाँ, राज्यसभा कायदे में लोकसभा से कमजोर है। कारण, लोकसभा के मेंबर को आप और हम डायरेक्टली चुनते हैं, और जब हम चुनते हैं तो उनके पास पावर ज्यादा होती है, क्योंकि हमारे घर जब वो ऐसे हाथ जोड़ के वोट मांगने आते हैं, हम उनमें जूते मारते हैं, हम उनके मुंह पे शाही फेंक देते हैं, तो हमें जवाब देना है उनको। तो पावर्स भी उस इंसान के पास ज्यादा होगी जिसके पास जवाबदेही ज्यादा होगी। राज्यसभा के मेंबर्स से कभी आपने डायरेक्टली सवाल नहीं पूछा है, तो उनको आपको जवाब ही नहीं देना जब, तो उनके पास इतनी पावर रहती भी नहीं है। ठीक है, आ रही बात समझ में? ज्वाइंट सेशन जनरली भी बुलाए जाते हैं,
ठीक है ना, जनरली बुला लिए, जैसे राष्ट्रपति जी को विशेष अभिभाषण देना है तो दोनों सेशन साथ बुला लिए 86 पे, है ना। नई लोकसभा बन के आई है तो बता दिए। ये दोनों चीजें यहां से हटाकर, ये संयुक्त अधिवेशन ये यहां से हटाकर ये याद रखना है कि राष्ट्रपति जी भाषण कब देते हैं, तो वो नए वर्ष पर देते हैं, जो मैंने आपको बताया न्यू ईयर पे देते हैं, जो नया साल होता है उस पर देते हैं कि एक साल कंप्लीट हो गया है सरकार का, अब सरकार की आगे की क्या प्लानिंग है उस पर देते हैं, और जब नई लोकसभा आती है तो इसे यहाँ से काटिएगा, इसे यहाँ से काट दीजिएगा, ये यहाँ लेने का कोई मतलब नहीं है। आ जाओ, ठीक है, तो ये आपको समझ में ही आ गया। आर्टिकल 108 संयुक्त बैठक ज्वाइंट सेशन की बात होती है। फिर बात करें राष्ट्रपति जी की जुडिशियल पावर्स, आर्टिकल 72। अब तक का जितना मैंने बताया उसमें याद रखना, आर्टिकल 72 बहुत इंपॉर्टेंट है। प्रेसिडेंट साहब की कौन सी पावर? जुडिशियल पावर्स की बात करता है। किसकी बात करता है? प्रेसिडेंट साहब की जुडिशियल पावर की। आर्टिकल 74 ये बात करता है कि प्राइम मिनिस्टर और उसकी एंड इट्स काउंसिल, उसकी मंत्री परिषद की सलाह पर काम करते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट आर्टिकल हैं। उसकी मंत्री परिषद की सलाह पर, उसकी मंत्री परिषद की सलाह पर प्रेसिडेंट जी काम करते हैं। सलाह पर प्रेसिडेंट क्या करते हैं? काम करते हैं। प्रेसिडेंट काम करते हैं और एक बार सलाह लौटा सकते हैं, दूसरी बार नहीं लौटा सकते, ये बात याद रखनी है। 75 कहता है कि पीएम प्राइम मिनिस्टर और उसकी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर एंड इट्स काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स को, उसकी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स को क्या करना? अपॉइंट करना। मिनिस्टर्स को क्या करना? अपॉइंट करना। अपॉइंट करना मैंने आपको बता दिया क्या रहेगा, अपॉइंट करना, ठीक है। जरूरी नहीं है कि लोकसभा से ही प्राइम मिनिस्टर चुनकर आए, राज्यसभा से भी प्राइम मिनिस्टर चुनकर आए हैं, ऐसा रहा है। फिर वो यहाँ पे आर्टिकल 75 में प्राइम मिनिस्टर की खुद की सेल्फ अवेयरनेस और उसकी खुद का विवेक मैटर करता है, ठीक है। ये 75 मैंने आपको अच्छे तरीके से बता दिया। अब 75 के बाद में आपको अच्छे तरीके से समझना है कि जब 75 समझ जाओ तो याद रखना 78 की बात आती है, 78 की बात आती है, ठीक है। 78 में क्या रहता है बताओ, जल्दी से बताओ। हाँ मैम, इस तरीके से ये मीटिंग शुरू होगी, कौन बताता है और इस घोषणा का क्या होता है? जब लड़ाई होती है तो जाहिर सी बात है प्राइम मिनिस्टर और उसकी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर ही प्रेसिडेंट साहब को इन्फॉर्म करती होंगी, तब प्रेसिडेंट साहब घोषणा करते हैं कि बुलाओ भैया मीटिंग सबकी साथ में, तो वो मीटिंग बुलाई जा रही है, ठीक है ना, है ना, आ रही बात समझ में? तो मीटिंग बुलाई जा रही है। फिर उसके बाद में क्या हो रहा है, उस मीटिंग को बैठकर उस मीटिंग को एक्ट कौन करा रहा है, उसको चला कौन रहा है? तो वो लोकसभा स्पीकर चला रहा है। यही तो मैं बता रही थी, इसी बात को तो याद रखना है, ठीक है ना, इसी बात को तो याद रखना है। प्रेसिडेंट साहब मीटिंग बुलाते हैं, बैठते नहीं है वहां पे, ठीक है, बैठते नहीं है, ठीक है, प्रेसिडेंट साहब बैठते नहीं है, हाँ ठीक है, बहुत बढ़िया, ठीक ठीक ठीक। वो 76 है बेटा, वो आर्टिकल 76 है कि प्रेसिडेंट प्राइम मिनिस्टर इन्फॉर्म करेगा, ठीक है। आ रही बात समझ में? एक बार फिर से रिवाइज कर लो, तुम थोड़ा सा गड़बड़ा रहे हो, रुक जाओ, लाओ आ जाओ, एक बार आ जाओ, आ जाओ 70, आ जाओ आ जाओ। 78 प्राइम मिनिस्टर साहब क्या करते हैं? प्राइम मिनिस्टर साहब बताएंगे किसको? प्रेसिडेंट को बताएंगे कि भैया क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा, पूरी की पूरी इंफॉर्मेशन देंगे। 85 है, 85 कहता है कि वो प्रोरोगेशन, सत्र की समाप्ति की घोषणा करेंगे, लोकसभा के डिसॉल्व की घोषणा करेंगे, ये दो काम करेंगे, ठीक है। सत्र आपको समझ में आ ही गए, ज्वाइंट सेशन क्या रहते हैं। 85 के बाद में सीधे बात आती है 86, दोनों सदनों में विशेष अभिभाषण देने का अधिकार है उनको, दोनों सदनों में भाषण देने का अधिकार, संदेश भेजने का। 87 विशेष अभिभाषण, विशेष अभिभाषण कब कब? न्यू ईयर पे। देखो फिर से समझो, फिर से समझो, 75 किसकी बात करता है? 75 किसकी बात करता है? तो 75 अपॉइंटमेंट की बात करता है। 78 किसकी बात करता है? कि प्राइम मिनिस्टर और उसकी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर को इन्फॉर्म करना होगा प्रेसिडेंट को। 85 कहता है कि सेशन को खत्म करने की घोषणा प्रेसिडेंट साहब करते हैं, लोकसभा को डिसॉल्व करने की घोषणा प्रेसिडेंट साहब करते हैं।
आपका 6 क्या कहता है, दोनों सदनों के अंदर भाषण देने का अधिकार है, संदेश भेजने का अधिकार है। 87 क्या कहता है, 87 ये कहता है कि विशेष अभिभाषण देंगे, कब देंगे, जब नई लोकसभा आएगी हर नए साल में और जब ज्वाइंट सेशन हो। फिर सीधे बात आती है ज्वाइंट सेशन, आर्टिकल 108 अब तक 3 बार हुआ है। ज्वाइंट सेशन कॉल कौन करेगा, आवाहन कौन करेगा, मीटिंग बुलाएगा कौन, मीटिंग बुलाने की घोषणा अनाउंसमेंट प्रेसिडेंट साहब करेंगे। मीटिंग जब होगी तो उसमें बैठ के अध्यक्षता कौन करेगा, तो वो लोकसभा का स्पीकर करेगा। अब तक कितनी बार हुआ है ज्वाइंट सेशन, अब तक 3 बार ज्वाइंट सेशन हुआ है, अब तक 3 बार ज्वाइंट सेशन हुआ है। कब कब, 1961 में जब आपका डॉरी प्रोहिबिशन एक्ट था, राज्यसभा जानबूझकर रोक रही थी। सेकंड बार कब, 1978 में बैंकिंग सेवा से रिलेटेड, 2002 में पोटा प्रिवेंशन ऑफ टेररिज्म एक्ट, आतंकवाद निरोध अधिनियम से रिलेटेड। ठीक है भाई, यहां तक समझ में आ गया, बहुत बढ़िया। अब आ जाओ आर्टिकल 124(2). आर्टिकल 124 को ध्यान से समझना, ये भी अपॉइंटमेंट है। आप जानते हो जो भी एम्बेसडर होते हैं किसी भी कंट्री में भारत की तरफ से, जो राजदूत जाएंगे, उनका अपॉइंटमेंट भी कौन करता है, प्रेसिडेंट साहब करते हैं। कौन करते हैं, प्रेसिडेंट साहब करते हैं। गवर्नर्स का अपॉइंटमेंट कौन करते हैं, प्रेसिडेंट साहब करते हैं। ठीक है, गवर्नर्स की नियुक्ति कौन करते हैं राज्यों के अंदर, प्रेसिडेंट साहब करते हैं। बेसिकली प्रेसिडेंट साहब के पास प्राइम मिनिस्टर की तरफ से और उसकी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर की तरफ से एक पूरी फाइल आती है कि यहाँ का गवर्नर इसे बनाना है। ठीक है, वो उस पर सिग्नेचर कर देते हैं, सिर्फ ये है। लेकिन क्योंकि उस पेपर पे सिग्नेचर किसके हैं, राष्ट्रपति जी के हैं, प्रेसिडेंट के हैं, तो कहा जाता है कि वो अपॉइंटमेंट किसके थ्रू हुआ है, वो प्रेसिडेंट साहब के थ्रू हुआ है। इतनी बात समझ में आई। अब सुनो, आर्टिकल 124(2) कहता है कि भारत के अंदर जितने भी न्यायाधीश हैं, कहाँ पे न्यायाधीश, सुप्रीम कोर्ट व हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के जजेस की नियुक्ति, सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के जजेस का अपॉइंटमेंट कौन करते हैं, राष्ट्रपति जी करते हैं। कौन करते हैं, राष्ट्रपति जी करते हैं। आर्टिकल 124(2), जितने भी सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के जजेस हैं उनका अपॉइंटमेंट भी प्रेसिडेंट साहब के थ्रू होता है। कोई दिक्कत, ठीक है। आर्टिकल 143 क्या कहता है, आई लव यू, आई लव यू, आई हेट यू। बोलते हैं ना बच्चे 143 कह दे यार तू मुझसे। 143 का मतलब ये कोड वर्ड है आई लव यू का। तो आई लव यू 143 ये कहता है कि राष्ट्रपति जी के पास सलाह लेने का अधिकार है। किससे, सुप्रीम कोर्ट से। सुप्रीम कोर्ट से प्रेसिडेंट साहब क्या लेंगे, सलाह लेंगे। जैसे आर्टिकल 75 ये कहता है, आर्टिकल 75 कहता है कि अपॉइंटमेंट करेंगे किसका, प्राइम मिनिस्टर, उसकी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर का। और 74 क्या कहता है कि उसी प्राइम मिनिस्टर और उसकी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के सजेशन पे प्रेसिडेंट साहब काम करेंगे। तो सजेशन किससे आ रहा है, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर और प्राइम मिनिस्टर से, आर्टिकल 74। ऐसे ही आर्टिकल है 143 आई लव यू। ये आर्टिकल कहता है कि प्रेसिडेंट साहब को अगर कॉन्स्टिट्यूशन, संविधान से रिलेटेड कोई भी मुद्दा है तो उसमें वो किससे सलाह लेंगे, सुप्रीम कोर्ट से सलाह लेंगे। सलाह 2 तरीके के मुद्दों पर जाएगी, सलाह 2 तरीके के मुद्दों पर ले सकते हैं सलाह, एडवाइस। एक संविधान से पहले का कोई केस हो, किससे, जब तक संविधान न बना था उससे पहले का कोई केस है, संविधान से पहले का कोई केस, संविधान से पहले का कोई केस। एग्जाम्पल क्या है, कोई केस, जैसे आपको पता होगा वो बेरुवाड़ी मामला मैंने आपको बताया था, है ना। तो उसमें डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी ने सुप्रीम कोर्ट से पूछा था कि आप बताइए, क्योंकि तब तक हमारा संविधान बना नहीं था और बहुत अच्छे तरीके से आपको पता है कि वो जो रेडक्लिफ लाइन खींची गई, उस लाइन के अकॉर्डिंग ये स्पष्ट नहीं किया गया, उसमें लिखा नहीं गया कि भैया ये जो क्षेत्र है वो भारत का क्षेत्र है। तो ऐसे में प्रेसिडेंट साहब ने, क्योंकि तब तक संविधान, कॉन्स्टिट्यूशन बना नहीं था, तो कॉन्स्टिट्यूशन से अगर पहले का केस है तो प्रेसिडेंट साहब किससे पूछेंगे, प्रेसिडेंट साहब सुप्रीम कोर्ट से पूछ सकते हैं आर्टिकल 143 के तहत। ठीक है ना। यहां एग्जाम्पल लिख लेना, बेरुवाड़ी मामला, कहानी पूरी सुनाई थी, बेरुवाड़ी मामला, बेरुवाड़ी मामले में राजेंद्र प्रसाद जी ने लिया था। ठीक है ना, एग्जाम्पल हो गया। एक केस है संविधान बन गया उसके बाद का, संविधान निर्माण के बाद का,
यानी कॉन्स्टिट्यूशन बनने के बाद का, निर्माण के बाद का केस। दो तरीके के केसेस है, बाद का केस, ठीक है। तो दो तरीके के केसेस हैं, एक संविधान से पहले का कोई है मुद्दा, उस पर प्रेसिडेंट साहब सलाह लेना चाह रहे हैं। एक कॉन्स्टिट्यूशन बन चुका है, उसके बाद कोई मुद्दा आया है प्रेसिडेंट साहब के, उस पर सलाह लेना चाह रहे हैं। अब देखो, जब तक कॉन्स्टिट्यूशन नहीं बना था, उससे पहले का कोई केस है, उस पे प्रेसिडेंट साहब सलाह लेना चाह रहे हैं। तो यहां लिखेंगे सुप्रीम कोर्ट को सलाह देनी पड़ेगी, सलाह देनी ही पड़ेगी, देनी ही पड़ेगी। यानी हर हालत में सुप्रीम कोर्ट को क्या देनी पड़ेगी, वो एडवाइस देनी ही देनी पड़ेगी। यहां सुप्रीम कोर्ट की मर्जी है, सुप्रीम कोर्ट की मर्जी की सलाह दे या न दे। कॉन्स्टिट्यूशन बनने के बाद का कोई मामला है, उस पे सुप्रीम कोर्ट की अपनी मर्जी है कि वो सलाह दे या न दे। लेकिन अगर कॉन्स्टिट्यूशन बनने से पहले का कोई मामला है, तो ऐसे में फिर सुप्रीम कोर्ट को झक मार के, अंडरलाइन झक मार के सलाह देनी पड़ेगी। और यही नोट करके लिखेंगे, NOTE नोट, यहां नोट करके लिखेंगे राष्ट्रपति की अपनी मर्जी है कि सलाह माने या न माने, इसमें भी माने उसमें भी माने, न माने उसकी अपनी मर्जी है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट को कॉन्स्टिट्यूशन से पहले के मुद्दे में सलाह देनी पड़ेगी। राष्ट्रपति सलाह मानने के लिए बाध्य नहीं, मानने के लिए क्या नहीं, बाध्य नहीं। प्रेसिडेंट साहब अपनी मर्जी के मालिक हैं। आ रही बात समझ में? प्रेसिडेंट साहब अपनी मर्जी के मालिक हैं, ठीक है। हाँ ठीक, 143 यही कहता है। आर्टिकल 124(2) सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के जजेस की नियुक्ति करेंगे। आर्टिकल 143 सुप्रीम कोर्ट से एडवाइस लेंगे, ठीक है। आ रही है बात समझ में अच्छे तरीके से, बिना किसी दिक्कत के। आर्टिकल 85 राष्ट्रपति जी को पावर है प्रोरोगेशन, यानी सत्र खत्म हो गया है, इसमें लास्ट स्पीच देने की और लोकसभा को डिसॉल्व करने की। आर्टिकल 85 आ रही बात समझ में। 86 दोनों सदनों में भाषण और संदेश भेजने की। 87 विशेष अभिभाषण की, स्पेशल स्पीच की, जो हर नई साल में और नई लोकसभा के आने पर प्रेसिडेंट साहब करते हैं। आर्टिकल 108 संयुक्त बैठक, ये ऐसे आर्टिकल हैं जो पूछे गए हैं। CGL 2023 खुद पूछा गया है कि वित्त आयोग यानी कि फाइनेंस आपका ये काउंसिल, वित्त आयोग आपका फाइनेंस, ठीक है, फाइनेंस कमीशन की नियुक्ति या अपॉइंटमेंट कौन करता है हर 5 साल में? फाइनेंस कमीशन का गठन कौन करता है? CGL 2023 अभी मार्च में जो Tier 2 का पेपर हुआ है, आर्टिकल 280 के तहत राष्ट्रपति जी आर्टिकल पूछा था। तो किसके पास पावर है फाइनेंस कमीशन का गठन करने का? वित्त आयोग का हर 5 साल बाद कौन गठन करता है? तो बेटा जी राष्ट्रपति जी की यह फाइनेंशियल पावर है कि वो आर्टिकल 280 के तहत फाइनेंस कमीशन यानी वित्त आयोग का गठन करेंगे। क्या करेंगे? वित्त आयोग का गठन यानी कि फॉर्मेशन करेंगे, यानी कि क्या करेंगे? फॉर्मेशन करेंगे। मेरी बात समझ पाए? बहुत अच्छे तरीके से ये बिल्कुल पूछा जाएगा, ठीक है, ये बिल्कुल पूछा जाएगा। एक बच्चा बता रहा आदित्य मेरी वाली शिफ्ट में पूछा गया था, तो पूछा जा रहा है और ऐसे क्वेश्चन आर्टिकल से रिलेटेड जरूर पूछे जाते हैं, तो भूलना ही नहीं है। 10 बार रिवाइज करेंगे, घुमा फिरा के रिवाइज करेंगे, तुम भूल ही नहीं पाओगे, मैं तुम्हें भूलने दूंगी नहीं, ठीक है। आ रही बात समझ में? तो ये प्रेसिडेंट साहब की पावर है फाइनेंशियल पावर। तो फाइनेंशियल पावर भी है क्या? जैसे आर्टिकल 72 जज की तरह काम भी कर रहे हैं कि इंसान बोले, बिल्कुल जुडिशियल पावर है जैसे प्रेसिडेंट के पास आर्टिकल 72 में, ऐसे ही आर्टिकल 280 के तहत किसका गठन करता है? फाइनेंस कमीशन, वित्त आयोग का गठन कौन करते हैं? राष्ट्रपति जी करते हैं। ये पावर राष्ट्रपति जी के पास है। और ये वित्त आयोग कितने साल के लिए बनाया जाता है? 5 साल के लिए, फिर
नए वित्त आयोग का गठन कौन करेंगे? नया राष्ट्रपति। अब आपने सुना होगा एक और चीज के बारे में जिसे कहते हैं वीटो पावर, वीटो की शक्ति, कि प्रेसिडेंट साहब ने वीटो पावर लाए थे। जेबी वीटो आया था, जेबी वीटो, ठीक है ना, ये सुना होगा आपने, जेबी वीटो, जेब में डाल के भूल जाना। वीटो का मतलब होता है मैं मना करता हूं। क्या रहता है मतलब? मैं मना करता हूं, भंग नहीं करता। वीटो का मतलब क्या है? मैं मना करता हूं। आई फॉरबिड, क्या रहेगा? आई फॉरबिड, मैं मना करता हूं। आई फॉरबिड, मैं मना करता हूं। वीटो का मतलब क्या है? मैं मना करता हूं। इसे कहा जाता है आई फॉरबिड। प्रेसिडेंट साहब के पास, हम मजाक उड़ाते हैं प्रेसिडेंट साहब का, अरे कोई पावर नहीं है, लुल्ल टाइप का आदमी है, साधारण बोलचाल की भाषा में बोल देते हैं ना, कोई पावर नहीं है, सारे काम तो पूछ पूछ के कर रहा है। कभी प्रेसिडेंट साहब प्राइम मिनिस्टर और उसकी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर की सलाह ले रहे हैं, कभी सुप्रीम कोर्ट के जजेस की सलाह ले रहे हैं कि आदमी अपने बूते पे कर क्या रहा है। तो बेटा जैसे प्रेसिडेंट साहब की ये पावर है ना, आर्टिकल 75 अपॉइंटमेंट करने की, प्रेसिडेंट साहब की ये भी पावर है आर्टिकल 280 फाइनेंस कमीशन का गठन करने की। ऐसे ही प्रेसिडेंट साहब की वीटो पावर है, मैं मना करता हूं। आर्टिकल 111 111 और 3 तरीके की वीटो होंगी। आर्टिकल 111 111 3 तरीके की वीटो रहेगी। मेरी बात ध्यान से सुनना गुड्डा, 3 तरीके की वीटो पावर। वीटो का मतलब मैं मना करता हूं। आज से घर में कभी नहीं बोलोगे किसी चीज के लिए तुम्हें मना करना है, आई डिनाई ना, प्रेसिडेंट मानो अपने आप को और ये कहो आई फॉरबिड, मैं मना करता हूं। वीटो पावर है, ठीक है। क्या होता है वीटो? 3 तरीके की वीटो होती है बाबू, ध्यान से सुनना। अब मैं बैठ के पढ़ाऊंगी, मैं थोड़ा सा ये सांस फूल रही है। तो 3 तरीके की वीटो कौन कौन सी हैं गुड्डा? 3 तरीके की वीटो में पहली वीटो है पूर्ण वीटो, मतलब कतई मना कर देना, मुंह पे बेइज्जती सी मार देना, मैं करूंगा ही नहीं। करते हो ना तुम कई बार, पापा घर में प्रेसिडेंट हैं अपने, पापा घर में प्रेसिडेंट हैं, ठीक है साहब। कई बार पिताजी मुंह पे सीधे मना कर देते हैं। आपने कहा पापा वो रोजगार वेद अंकित का बैच खरीदना है, पढ़ना है, कुछ बोले ही नहीं, कुछ बोले ही नहीं। इसका सिंपल मतलब होता है बापू ने सीधे सीधे मना कर दिए, बापू सेहत के लिए हानिकारक हो गया, एकदम ही खतरनाक। इसे बोलते हैं एब्सोल्यूट वीटो, पूर्ण वीटो। और ये जनरली घर के उस बच्चे के साथ होता है जो पढ़ने लिखने में ठीक नहीं है और बाप की नज़र में उसकी 2 पैसे की औकात नहीं है ठीक है ना। उसकी बात को बाप जो है घर में जो पिताजी हैं वो एकदम सिरे से काट देते हैं। माँ नहीं काटती, माँ के लिए बालक पूरे बराबर हैं, लेकिन बाप उस बच्चे की बात को बिल्कुल काट देगा जो उसको लगता है ये नाकारा है, ये तो मेरा रोटी अनाज खा के भी बर्बादी कर रहा है। उसने पैसे मांगे तो बाप सिरे से नकार देगा। तो ये है एब्सोल्यूट वीटो, पूर्ण वीटो। तो जैसे घर में उस बच्चे की हैसियत कुछ नहीं है, वो उस घर का बच्चा है, लेकिन उसने ऐसे कोई काम नहीं किए हैं कि उसकी थोड़ी इज्जत बने, तो इसलिए उसका जो प्रपोजल था उसे काट दिया गया। ऐसे ही पूर्ण वीटो प्रेसिडेंट साहब पता है किसके लिए लेके आते हैं? जो एमपी तो है, संसद का सदस्य तो है, लेकिन प्राइम मिनिस्टर की काउंसिल का मेंबर नहीं है, तो उसकी बात को काट दिया जाता है। ऐसे सदस्यों को कहा जाता है निजी सदस्य, पार्लियामेंट के निजी सदस्य यानी प्राइवेट मेंबर। समझाऊंगी अभी। निलंबन वीटो यानी सस्पेंशन वीटो। प्रेसिडेंट साहब के पास कोई प्रपोजल आया, प्रेसिडेंट साहब ने एक बार उसको लौटा दिया, सस्पेंड कर दिया, बोले दोबारा विचार करो यार इस पे, फिर साइन करूंगा। इसे कहेंगे सस्पेंशन वीटो। सीधे सिंपल मना नहीं करना, लेकिन लौटा देना। पॉकेट वीटो या जेबी वीटो, जेब में डाल के जैसे तुम भूल जाते हो, जेब में डाल के जैसे तुम भूल जाते हो। तुम्हें तुम्हारे किसी रिश्तेदार ने 500 रुपए का नोट दिया, 500 रुपए का नोट दिया,
आपके रिश्तेदार ने, आपने जीन्स में डाला, आप भूल गए। अब वो जीन्स धुली, एक बार धुल गई, 2 बार धुल गई, एक दिन आप ऐसे ही बैठे हुए थे, जेब में हाथ डाला, नोट मिला धुला हुआ, आपको तुरंत याद आ गया, या तो खुद याद आ गया या मम्मी ने याद दिलाया कि जो बुआ पैसे दे के गई थी कहाँ हैं, तो आपने टटोला, उस दिन क्या पहना था, जीन्स पहनी थी, आपने पॉकेट में हाथ डाला, फिर आपने निकाला, आपको याद आया कि हाँ ये मेरा पैसा है। तो ये बात याद रखना, एब्सोल्यूट वीटो प्रेसिडेंट साहब आर्टिकल 111 के तहत और अपने पापा, ये समझ लो, उस बच्चे के लिए लेके आते हैं जिसकी घर में नो वैल्यू। निलंबन वीटो, सस्पेंशन वीटो, एक बार दोबारा सोचने के लिए लौटा देना, ये घर के उस होनहार बच्चे के लिए होता है जिसकी डिमांड पिताजी की पॉकेट से थोड़ी बड़ी है, या पापा को लगता है कि बेटा एक बार और सोच ले। पॉकेट वीटो, जेबी वीटो, पापा मम्मी के लिए यूज करते हैं कि मना कर नहीं सकते हैं, एक बार दोबारा सोच ले, ये कहने की हिम्मत पापा में है नहीं, तो मम्मी ने जो सामान की लिस्ट दी कि मेरा ये लिपस्टिक आएगी, ये आएगा, वो आएगा, जेब में डाला और चले गए, क्योंकि मुंह से इतनी बोलने की हिम्मत पापा में भी नहीं थी कि मना कर जाते, तो पॉकेट में डाल दिया, बोले अब इसे याद नहीं रहेगा, भूल गए, और मेरे पास बहाना रहेगा कि मैं भूल गया। मेरी बात समझे? हाँ, मेरी बात समझे, यहाँ तक समझे? सबसे बड़ी शक्तिशाली देशों के पास वीटो पावर है, ठीक है? ठीक, आ रही बात समझ में? तो ये बात याद रखनी है, 111। अब ध्यान से सुनो, पूर्ण वीटो या एब्सोल्यूट वीटो है क्या, बस खत्म ही कर रहे हैं, यहाँ पे ही खत्म करते हैं, फिर कल पूरा प्रेसिडेंट खत्म हो जाएगा, फिर ही दूंगी, फिर आज क्वेश्चन नहीं दूंगी, कल ही दूंगी, पूरे तरीके से खत्म करके। तुम्हें कसम है बेटा, सारे आर्टिकल रिवाइज कर लेना, मेंस में भी यहीं से क्वेश्चंस बनते हैं, बिल्कुल डरने की बात नहीं है। एब्सोल्यूट वीटो क्या, निजी सदस्य के लिए लाते हैं। एब्सोल्यूट वीटो यानी पूरी तरीके से मना कर देना, वो सांसद जो मंत्री नहीं है, मतलब घर का बेटा तो है, पार्लियामेंट का मेंबर तो है, लेकिन मिनिस्टर नहीं है, वो कोई प्रपोजल लेकर आए तो उस विधेयक को निरस्त कर देते हैं प्रेसिडेंट साहब। यानी सपोज करो कि एक पार्लियामेंट के अंदर एक बिल या विधेयक, एक प्रपोजल ऐसे किसी एमपी ने दिया था जो कि मिनिस्टर नहीं था, तो वो विधेयक जब चला, चाहे वो लोकसभा से भी पास हो गया, राज्यसभा से भी पास हो गया, लेकिन क्योंकि वो विधेयक, वो बिल, वो प्रपोजल, वो किसी मिनिस्टर ने शुरू नहीं किया था, इसलिए प्रेसिडेंट साहब उसको टोटली मना कर सकते हैं, उन पे पूरी पावर है। एग्जाम्पल हमेशा याद रखना, जैसे घर का वो बच्चा, जो घर का बच्चा तो है लेकिन पापा की नजर में लायक नहीं है, तो पापा उसकी बात को सिरे से नकार देते हैं, ये हो गई एब्सोल्यूट वीटो। निलंबन वीटो, सस्पेंशन वीटो, एक बार लौटा देना, कितनी बार? एक बार पुनर्विचार के लिए मंत्रिमंडल के पास भेजना। और सस्पेंशन वीटो किसमें कभी नहीं दी जाएगी? धन विधेयक और संविधान संशोधन में कभी नहीं दिए जाएगा। उसके अलावा कोई और प्रपोजल आया है, जो कौन लेकर आया? घर का होनहार बच्चा यानी मिनिस्टर लेकर आया है। कोई ऐसा प्रपोजल जिसको मिनिस्टर ने शुरू किया था लोकसभा में या राज्यसभा में, उसको प्रेसिडेंट साहब के पास सिग्नेचर के लिए भेजा गया, प्रेसिडेंट साहब उसको एक बार लौटा सकते हैं। हाँ बेटा, कल क्लास होगी, ऐसे ही बैठ के पढ़ाऊंगी, लेकिन पढ़ाऊंगी जरूर। प्रेसिडेंट साहब उसको एक बार लौटा सकते हैं, लेकिन हमेशा याद रखना, मनी बिल हो या कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट का बिल अगर प्रेसिडेंट साहब के पास आता है तो मुंडी नीचे करके साइन करने हैं प्रेसिडेंट को, ये बात याद रखनी। पॉकेट वीटो, जेबी वीटो, जैसे मम्मी ने कोई लिस्ट दी, पापा न तो मना करना चाह रहे हैं, इतनी हिम्मत पापा में नहीं है कि काट दें, तो पापा शाण पत्ती में क्या करते हैं? जेब में डाल के भूल जाते हैं। क्या करना? जब तक चाहें तब तक उस विधेयक को अपने पास रख सकते हैं, क्योंकि लिखा ही नहीं है कि प्रेसिडेंट साहब को के पास कोई बिल पहुंचता है तो उन्हें कितने दिन में साइन करने हैं, ये लिखा ही नहीं है। तो हो सकता है अपने पूरे टेन्योर में, पूरे 5 साल में कोई प्रेसिडेंट जेब में डाल के भूल जाए, इसे बोलेंगे पॉकेट वीटो, जेबी वीटो। क्या बोलेंगे? पॉकेट वीटो, जेबी वीटो। ये अब तक केवल एक बार यूज किया गया था, ज्ञानी जैल सिंह ने यूज किया था। किसने यूज किया था? ज्ञानी जैल सिंह ने यूज किया था। ये जब मैं पढ़ा रही होंगी, प्रेसिडेंट कौन कौन से याद रखने हैं तब बता रही होंगी। ज्ञानी जैल सिंह ने पॉकेट वीटो का प्रयोग किया था, जेब में डाल के भूल गए थे। ये किससे रिलेटेड था?
ये आपके पोस्ट ऑफिस से होते हैं, उनसे रिलेटेड एक संशोधन बिल था, वो प्रेसिडेंट साहब के पास आया, वो न तो उन्होंने उसको मना किया, न उसको काटा, न उसको पुनर्विचार के लिए भेजा, उसको जेब में डाल के भूल गए। अब क्या याद नहीं करेंगे कभी भी? हाँ, अगर प्राइम मिनिस्टर और उसकी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर बोलेंगे कि आपकी जेब में एक बिल पड़ा है, उसको खोलो, तो फिर खोलना पड़ेगा प्रेसिडेंट को, फिर भूल नहीं सकता, और न ही वो गजनी बनने का नाटक कर सकता है। ठीक है, आ रही बात समझ में? आ रही बात समझ में? तो कल ये फिनिश हो जाएगा, कल आपको आपातकाल और समझाना है, कल फिर फिनिश हो जाएगा। ठीक है, पूरी तरीके से अच्छे तरीके से बस समझ लेना, ये बहुत ज़रूरी है मेरे बच्चे। चलो कल कराते हैं फिर क्लास, चलो बेटा।